नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपी पीसीएस 2025 के लिए टेस्ट सीरीज़ आरंभ हो चुका है और साथ ही आरओ एआरओ मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। आरओ एआरओ का जो मेंस है वो 17 अगस्त से प्रारंभ होगा और जल्द ही आपको एक प्रॉपर शेड्यूल सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग पूरी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स 6 अगस्त 2025। अभी प्रियंवदा जयकुमार ने एम.एस. स्वामीनाथन पर एक किताब लिखी। उसका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। बेसिकली इस किताब में उन्होंने स्वामीनाथन की जीवनी और उनके कार्यों के प्रभावों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र भारत में अनाज के संकटों और उसके अनुभवों को व्यक्त किया है। उन्होंने उनकी वैज्ञानिक यात्रा को बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक में उकेरा है। तो चलिए थोड़ा स्वामीनाथन के बारे में जान लेते हैं। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि 1960-70 के दशक में सेमी ड्वार्फ गेहूं और अधिक उपज देने वाली धान की किस्मों का विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट इन्होंने जो काम किया था, एक राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है, में कृषि संकट के कारणों का विश्लेषण किया गया। ठीक है, और इसमें इस रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिश यह की गई कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। यानी कि जो भी एमएसपी डिसाइड हो, वो जो भी किसानों की लागत लगी है उससे 50% अधिक होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक पर्यावरण के संरक्षण के लिए बड़ा अच्छा काम किया था। उन्होंने मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल और केरल का कुट्टनाड क्षेत्र में, जहाँ समुद्र तल के नीचे धान की खेती होती है, वैश्विक कृषि विरासत स्थल के रूप में घोषित करवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1988 में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की और इसके लिए विभिन्न कृषि कार्यों में और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए सरकार ने इन्हें बहुत अन्य पुरस्कारों से सब नवाजा भी था। जैसे इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों भारत, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। चीन रूस संयुक्त सागर अभ्यास 2025, यह एक नौसैनिक अभ्यास है जो चीन और रूस के मध्य आयोजित किया जा रहा है और इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन व्लादिवोस्टोक के निकट किया जा रहा है। जापान, ये देखिए, ये जापान सागर है। इस जापान सागर में व्लादिवोस्टोक के निकट यह अभ्यास, संयुक्त सागर अभ्यास किया जा रहा है। किसके किसके बीच? चाइना और रशिया के बीच किया जा रहा है। ठीक है। इसमें ऑपरेशन में मुख्यतः पनडुब्बी बचाव, पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा, समुद्री अभ्यास में चीन के 4 युद्धपोत भाग ले रहे हैं। वस्तुतः इसमें यह जो अभ्यास है वो 2012 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं शिबू सोरेन।
ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनका अभी 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म जो है रांची जिला में हुआ, जो पहले बिहार था अब वह झारखंड हो गया। इनका लोकप्रिय नाम गुरुजी है। राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा है। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, वस्तुतः इनका काम जो रहा है झारखंड के आदिवासी अधिकारों और पहचान को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाद में 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और झारखंड राज्य के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने घोषणा की कि 8वें कॉमनवेल्थ यूथ का आयोजन 2027 में माल्टा में किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, यह जो आयोजन होता है कॉमनवेल्थ का हर 4 वर्ष पर होता है। 4 वर्ष पर होता है कॉमनवेल्थ गेम का। और यह जो खेल होगा 2027 में माल्टा और गोजो द्वीपों पर किया जाएगा। इसमें कुल 8 खेल शामिल है, यह याद रखना है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में कुल 27 में जो होगा उसमें कुल कितने खेल शामिल हैं? उसमें कुल 8 खेल शामिल हैं। जो 2 नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं, नौकायन और वाटर पोलो, दोनों को पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो 6 खेल हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, नेटबॉल, स्पेस, तैराकी, पैरा तैराकी, ट्रायथलॉन और भारोत्तोलन है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ यूथ गेम की शुरुआत 2000 में एडिनबर्ग यानी स्कॉटलैंड से हुई थी और इसका आयोजन हर 4 वर्ष पर होता है। ठीक है, तो माल्टा, ये देख रहे हैं माल्टा, मेडिटेरियन सी यानी इटली के जस्ट नीचे है यह। ठीक है, मेडिटेरियन सी में। थोड़ा सा राष्ट्रमंडल के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल क्या है। वस्तुतः राष्ट्रमंडल उन देशों के समूहों को कहा जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन से जुड़े हुए थे। जैसे देश जिनको ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया हो या कुछ समझौते के तहत उन्हें स्वतंत्रता मिली हो। इन राष्ट्रमंडल देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक समझौता किया था ताकि लोकतंत्र और लैंगिक समानता बनी रहे। और राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी कॉमनवेल्थ की, राष्ट्रमंडल की, 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कुल 56 देश हैं। इन 56 देशों का एक संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट, एक अभी हाल ही में नागालैंड के पेरेन जिले में स्थित जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में एक एशियाई विशालकाय कछुए को लाया गया है। यह कछुआ जो है बहुत बड़ा है। यह कई मगरमच्छों की तरह अपने अंडों को सुरक्षा करता है और उसको उचित टेम्परेचर प्रदान करके उसमें से चूजे को निकालता है। ठीक है, यह मुख्यतः बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे और अन्य स्थानों पर पाया जाता है। इसे आईयूसीएन की स्थापना 1948 में की गई थी। प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए यह एक संगठन है ना। और इसकी स्थापना 1948 में की गई था और यह आईयूसीएन के गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में शामिल है और साइट के परिशिष्ट 100 में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया। इसमें कुल 3 विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें परिवहन विद्युतीकरण की प्रगति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी अनुसंधान और नवाचार स्थिति को मिलाकर के ये देखा गया है। ठीक है, यह अपनी तरह का पहला उपकरण है
जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के रूप में ट्रैक करना है कि वो कितना डेवलप किया है। ठीक है, थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी, यानी 1 जनवरी 2025 को यह 10 वर्ष अपने पूरा कर लिया है। नीति आयोग वस्तुतः एक सलाहकार निकाय यानी थिंक टैंक है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प यानी संकल्प ला करके, प्रस्ताव पारित करके इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह पर किया गया था। यह न तो संवैधानिक निकाय है, न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। यह ठीक है। नीति आयोग में जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है। इस एक चीज़ और कि नीति आयोग के जो सीईओ की जो नियुक्ति होती है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। यानी यह जिला स्तर पर बाढ़ के प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगा या करता है। इसका उद्देश्य जो है आपदा योजना प्रबंधन और नीति निर्माण में सहायक बनाना है। सूचकांक में जो कारक शामिल है, किसके आधार पर सूचकांक जारी किया जाता है, उसमें बाढ़ की आवृत्ति दर्शाने वाले कारक और दूसरा है बाढ़ से होने वाली क्षति। दो कारकों के आधार पर कुल 6 मानक तैयार किए गए हैं, जिससे जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक को जारी किया जा सके। यानी बाढ़ की घटनाओं की संख्या, यानी कितनी बार बाढ़ आती है या आई है, बाढ़ की औसत कितना है, यानी कितने दिनों तक रही, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कितने क्षेत्र प्रभावित हुए और जनसंख्या उससे कितनी प्रभावित हुई, उससे फिर कितने लोगों की मृत्यु हुई और घायलों की संख्या कितने, यानी कितने लोग घायल हुए, इस आधार पर। नेक्स्ट है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स, अभी जारी किया गया, जिसमें बेंगलुरु को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। यह जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया गया। इसकी जो प्रमुख कुछ मानदंड हैं, एआई अनुसंधान, विकास, पारिस्थितिकी, स्टार्टअप, टेक हब, इस तरह के कुछ उन्होंने हैं। भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं कि बेंगलुरु जो है इसमें 26वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। 5 शीर्ष एआई शहर हैं, सब सिंगापुर नंबर 1, सियोल, बीजिंग, दुबई और 5वां है सैन फ्रांसिस्को। सबसे ऊपर कौन है? सिंगापुर। और बेंगलोर का स्थान का है 26वां। ठीक है। इसमें यातायात सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में एआई आधारित शहरी नवाचारों पर प्रकाश डाला गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में या एआई सुपर कंप्यूटिंग और नीति ढांचे में क्षेत्रीय रुझानों को दर्शाना भी है इस इंडेक्स का कार्य। ठीक है। भारत को 16 एयरबस C295 MW सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हुए। यानी यह एक स्पेन का विमान है जिसे भारत को प्राप्त हुए। स्पेन से कुल अभी 16 विमान जो है सीधे प्राप्त हुए, जबकि 40 विमानों को जो है भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। यानी मेक इन इंडिया के तहत इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो आखिरी विमान जो देना था स्पेन को, उन्होंने समय से 2 महीने पहले ही दे दिया था। ठीक है। यानी 56 को यह जो है 56 विमानों का अनुबंध किया गया था। कब?
2021 में कि आप हमें 56 विमान देंगे, जिसमें 16 विमान बने बनाए होंगे, जिसमें और 40 विमानों का इंसेंबल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये इस विमान की एक खासियत है कि लगातार 11 घंटे तक उड़ सकता है। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी ये सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई गई है। यह तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के गाचिबोवली स्टेडियम परिसर में लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए समझौता किया। किसके साथ समझौता किया? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ तेलंगाना सरकार ने समझौता करके पहली फीफा टैलेंट एकेडमी की स्थापना की। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तेलंगाना खेल प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उड़ीसा सरकार ने लड़कियों की यानी छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री नामक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया और यह शुभारंभ जो है भुवनेश्वर से आयोजित किया है। भुवनेश्वर से किया गया, क्योंकि अभी हाल ही में बालासोर में एक लड़की थी जिसने कहा कि कुछ सदस्यों ने, वहाँ के जो संकाय सदस्यों ने उनके साथ छेड़खानी की और कथित उत्पीड़न के बाद जो है उसने आत्महत्या कर ली। यानी कुल मिलाकर छात्राओं की सुरक्षा के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम शुरू किया गया और यह शुरू किया गया कहाँ? उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है। शारदा लिपि, अभी चिनार पुस्तक महोत्सव के दौरान शारदा लिपि आधारित प्रदर्शनी को प्रस्तुत किया गया। यह इसकी उत्पत्ति जो है कश्मीर में हुई, हालांकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी देखने को शारदा लिपि देखने को मिली है, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका जो परंपरागत रूप से उपयोग है कश्मीरी पंडितों द्वारा प्राचीन काल के लेखन में इसका उपयोग किया जाता था। यह ब्राह्मी परिवार की लिपियों पर आधारित एक लेखन प्रणाली है। शारदा लिपि का जो उपयोग है मुख्यतः संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। चलिए अब कुछ MCQ कर लेते हैं। पुस्तक MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। रूस चीन रूस का संयुक्त सागर अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान सागर के पास वादी वोस्टक में किया गया था। ठीक है, और यह 2012 से लगातार किया जा रहा है। शिबू सोरेन का नाम किस नाम से जाना जाता है? गुरु जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्होंने 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और झारखंड के राज्य के पुनर्गठन के लिए, झारखंड राज्य के गठन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, और ये 3 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? किस देश में होगा? माल्टा में। या माल्टा और गोजो नामक 2 द्वीप हैं जो भूमध्य सागर में स्थित हैं, यानी सिसिली के पास। वहीं पर कॉमनवेल्थ यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 4 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें अभी कुल 8 खेल शामिल हैं, जिसमें 2 नए और 6 पुराने। नए खेलों में कौन सा है? नौकायान और वाटर पोलो को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से हुई थी। नेक्स्ट है एशियाई विशालकाय कछुए के संरक्षण की स्थिति क्या है? यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अभी इसे नागालैंड पेरेन जिले में जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में शिफ्ट किया गया है और यह कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका यह है कि ईवी गोद लेने और बुनियादी ढांचे की प्रगति का मूल्यांकन करना। और यह किसके द्वारा जारी किया गया है?
नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु का स्थान कौन सा है? 26वां। शीर्ष पर कौन सा है? सिंगापुर। शीर्ष पर कौन सा है? सिंगापुर। उसके बाद नेक्स्ट है फिर सियोल, फिर थर्ड पे है बीजिंग, फोर्थ पे दुबई और फिफ्थ पर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है। भारत को हाल ही में किस देश से अंतिम C-295 MW सैन्य विमान प्राप्त हुआ? तो स्पेन से प्राप्त हुआ। कुल कितने विमान प्राप्त करने थे? 56, जिसमें से 16 विमान उन्होंने दे दिए हैं, प्लस 40 विमान को यहाँ पर डेवलप किया जाए। किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में से डेवलप किया जाएगा। ठीक है। भारत में पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए कहाँ स्थापित किया जा रहा है, या कहाँ स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई। यानी तेलंगाना सरकार ने अखिल भारतीय फुटबॉल संघ महासंघ के साथ समझौता करके यह फीफा टैलेंट एकेडमी की स्थापना की। ठीक है। शक्ति श्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? छात्राओं को सुरक्षित करना। शक्ति श्री कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक सुरक्षात्मक कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं को या छात्राओं को सुरक्षित करने की बात की गई है। और इसकी निगरानी जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। शारदा लिपि का पारंपरिक उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? कश्मीरी पंडितों के द्वारा। बेसिकली यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो आज का करंट अफेयर सब यही समाप्त होता है। धन्यवाद।